यह है प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 17 नवंबर 2021 पहली शिफ्ट में पूछा गया था। इस वीडियो में हमने ऐसे ही और भी सवालों को आसान भाषा में समझाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट ना जाए। प्रश्न 1। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? विकल्प हैं ए एशियाई विकास बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक या डी विश्व बैंक। सही उत्तर है डी विश्व बैंक। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना या NERLP भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं और वंचित समूहों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई थी। इस महत्वपूर्ण परियोजना को विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना था। ये परियोजना उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय या डॉनर की एक प्रमुख पहल थी। इस परियोजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था। प्रश्न 2। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में डैश से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। विकल्प हैं ए आगरा, बी कुशीनगर, सी गाजियाबाद, डी मिर्जापुर। सही उत्तर है ए आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी। इसके ठीक 3 साल बाद 1869 में इस न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद या प्रयागराज ले जाया गया। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी सर्किट बेंच लखनऊ में भी है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? विकल्प हैं ए संक्रमण क्षेत्र, बी बफर क्षेत्र, सी क्रोड क्षेत्र या डी मैनिपुलेशन जोन। सही उत्तर है सी क्रोड क्षेत्र या कोर जोन। एक जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे भीतरी और संरक्षित क्षेत्र को क्रोड क्षेत्र कहते हैं, जहां पारिस्थितिकी तंत्र को उसके प्राकृतिक रूप में रखा जाता है और किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। इसके चारों ओर बफर क्षेत्र होता है, जहां सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। सबसे बाहरी क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां स्थानीय समुदाय और प्रबंधन मिलकर काम करते हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। प्रश्न 4। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को डैश के रूप में वर्णित किया है। विकल्प हैं ए भारतीय संविधान की उद्देशिका, बी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, सी भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता या डी भारतीय संविधान का मृत पत्र। सही उत्तर है बी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, नॉवल फीचर। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा था। उनका मानना था कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। प्रश्न 5। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? विकल्प हैं ए 2000, बी 2008, सी 2002 या डी 1999। सही उत्तर है ए 2000। सूचना प्रौद्योगिकी या IT अधिनियम 2000 को भारतीय संसद ने 9 जून 2000 को पारित किया और ये 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हुआ।
ये कानून इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देता है और साइबर अपराधों को रोकने के लिए नियम बनाता है। इस अधिनियम में वर्ष 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसमें साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा जैसे नए प्रावधान जोड़े गए थे। यह अधिनियम भारत में साइबर कानूनों की नींव है। प्रश्न 6। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। विकल्प हैं ए 1927, बी 1925, सी 1928 या डी 1926। सही उत्तर है ए 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों से संबंधित कानूनों को समेकित करना, वन उपज के परिवहन को नियंत्रित करना और लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर शुल्क लगाना था। ये अधिनियम आज भी भारत में वन प्रबंधन का आधार है। इस कानून ने 1878 के भारतीय वन अधिनियम की जगह ली थी। ये अधिनियम राज्य सरकारों को किसी भी वन भूमि को आरक्षित वन, प्रसंरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? विकल्प है ए मिनर्वा मिल्स मामला, बी मेनका गांधी मामला, सी एसआर बोम्मई मामला या डी केशवनंदन भारती मामला। सही उत्तर है सी एसआर बोम्मई मामला। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक मील का पत्थर है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इस फैसले ने केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की स्थिति को मजबूत किया। न्यायालय ने कहा कि किसी सरकार का बहुमत केवल विधानसभा के पटल पर ही साबित किया जाना चाहिए। प्रश्न 8। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। डैश ए यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, बी यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, सी यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। विकल्प हैं ए बी, बी, सी, ए, बी और सी, डी, बी और सी। सही उत्तर है ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 एक निवारक उपाय है। यह एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तब हस्तक्षेप करने की शक्ति देती है जब उसे ये सूचना मिलती है कि भूमि या पानी से संबंधित किसी विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। इस धारा का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार का फैसला करना नहीं, बल्कि तत्काल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इस धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए शांति भंग होने की संभावना का होना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट विवादित संपत्ति पर कब्जा रखने वाले पक्ष के पक्ष में प्रारंभिक आदेश जारी कर सकता है। प्रश्न 9। प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की डैश पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। विकल्प हैं ए अचल संपत्ति तथा चल संपत्ति दोनों, बी प्रज्ञात्मक संपत्ति, सी चल संपत्ति, डी अचल संपत्ति। सही उत्तर है डी अचल संपत्ति। प्रख्यात डोमेन यानी एमिनेंट डोमेन सरकार की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा वो सार्वजनिक हित जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार को संपत्ति के मालिक को मुआवजा देना अनिवार्य होता है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से अचल संपत्ति जैसे भूमि और भवन पर लागू होता है। भारत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार इस शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में समाज का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 10। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन का प्रतिषेध अधिनियम 1994 डैश के अपराध को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। विकल्प हैं ए बाल विवाह, बी दहेज, सी कन्या भ्रूण हत्या या डी घरेलू हिंसा। सही उत्तर है सी कन्या भ्रूण हत्या।
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने और कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बनाया गया था। ये कानून जन्म से पहले बच्चे का लिंग का पता लगाने के लिए चिकित्सा तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों और इसमें शामिल लोगों के लिए सख्त दंड और कारावास का प्रावधान है। ये अधिनियम केवल लिंग चयन पर रोक लगाता है, न कि आनुवंशिक असामान्यताओं का पता लगाने के लिए प्रसव पूर्व निदान पर। प्रश्न 11। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति का प्रहरी यानी मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है? विकल्प हैं ए. भारत का कर्मचारी चयन आयोग, बी. संघ लोक सेवा आयोग, सी. भारत निर्वाचन आयोग, डी. केंद्रीय सूचना आयोग। सही उत्तर है बी. संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग को योग्यता प्रणाली का प्रहरी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना है। ये सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित हो, जिससे देश को सर्वश्रेष्ठ लोक सेवक मिल सकें। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। यह सरकार को पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर भी सलाह देता है। प्रश्न 12। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिशिखन के लिए रंगा जाता है? विकल्प हैं ए. नीलन यानी ब्लूइंग, बी. निक्षेपण यानी इमर्जन, सी. गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, डी. एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग। सही उत्तर है डी. एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो एल्यूमीनियम जैसी धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है। यह परत धातु को जंग और खरोंच से बचाती है और उसे अधिक टिकाऊ बनाती है। यह परत झरझरी होती है, जिससे आसानी से रंगा जा सकता है, जिससे वस्तुओं को एक सुंदर और आकर्षक फिनिश मिलती है। गैल्वेनाइजेशन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण का उपयोग खिड़की के फ्रेम, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कई उत्पादों में किया जाता है। प्रश्न 13। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि ₹. है। विकल्प हैं ए. 2000, बी. 5000, सी. 10,000, डी. 4,000। सही उत्तर है ए. 2000। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को काफी बढ़ा दिया है। इस संशोधन के तहत यदि कोई व्यक्ति यातायात अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगने वाला जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है। यह संशोधन 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। इस अधिनियम में शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने और खतरनाक ड्राइविंग के लिए दंड को भी बहुत सख्त कर दिया गया है। प्रश्न 14। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? विकल्प हैं ए. मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, बी. क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, सी. समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, डी. आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। सही उत्तर है सी. समताप मंडल। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ये परत सूर्य से आने वाली अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को सोख लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। इसके बिना त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जहां मौसम की अधिकांश घटनाएं होती हैं। प्रश्न 15। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से डैश के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। विकल्प हैं ए. 1 सप्ताह, बी. 5 दिन, सी. 10 दिन, डी. 2 सप्ताह। सही उत्तर है ए. 1 सप्ताह।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमों के अनुसार आयोग को प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का पंजीकरण तेजी से किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर तुरंत ध्यान दिया जाए, यह अनिवार्य है कि सभी शिकायतों को प्राप्त होने की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर पंजीकृत कर लिया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसका काम मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। प्रश्न 16। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? विकल्प हैं ए. राज्य निर्वाचन आयुक्त, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. राज्य के राज्यपाल, डी. राज्य के मुख्यमंत्री। सही उत्तर है सी. राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 आई के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करने की सिफारिश करना है ताकि पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसी तरह अनुच्छेद 243 वाई के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भी यही आयोग काम करता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं। प्रश्न 17। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? विकल्प हैं ए. 1960, बी. 1955, सी. 1950, डी. 1947। सही उत्तर है सी. 1950। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी। ये एक सलाहकारी निकाय था जिसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आकलन कर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास की योजना बनाना था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था, जिसका अर्थ है कि इसका उल्लेख न तो संविधान में था और न ही इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक नए थिंक टैंक से बदल दिया गया। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? विकल्प हैं ए. नागेंद्र सिंह, बी. सुकुमार सेन, सी. OP रावत, डी. KVK सुंदरम। सही उत्तर है बी. सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में नव स्वतंत्र भारत ने 1951-52 और 1957 में अपने 2 आम चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। KVK सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? विकल्प हैं ए. माइक्रोप्रोसेसर, बी. इंटीग्रेटेड यानी एकात्मिक सर्किट, सी. निर्वात यानी वैक्यूम ट्यूब, डी. ट्रांजिस्टर। सही उत्तर है डी. ट्रांजिस्टर। कंप्यूटरों का विकास पीढ़ियों में वर्गीकृत है। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जो बड़े, धीमे और अविश्वसनीय थे। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली, जिसे कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और अधिक ऊर्जा कुशल हो गए। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 IC का उपयोग शुरू हुआ। चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैब्स में हुआ था। माइक्रोप्रोसेसर, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार है, एक ही चिप पर हजारों या लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत करता है। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? विकल्प हैं ए. एशियाई विकास बैंक, बी. विश्व बैंक, सी. विश्व व्यापार संगठन,
डी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सही उत्तर है डी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है, जो वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यूएनसीटीएडी की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये संगठन विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद करता है। प्रश्न 21। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? विकल्प है ए केरल, बी असम, सी सिक्किम, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी सिक्किम। जनवरी 2016 में सिक्किम ने भारत के पहले पूर्ण जैविक राज्य होने का गौरव हासिल किया। इसने अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती में सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिक्किम को इस उपलब्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र से फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड भी मिला। जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जैव विविधता का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। प्रश्न 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? विकल्प है ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 135, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 72। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि यदि उन्हें लगता है कि कानून या तथ्य का कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठ गया है तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं। इसे सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, वो इसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? विकल्प है ए आगरा का किला, बी अकबर का मकबरा, सी अलीगढ़ का किला, डी रामनगर का किला। सही उत्तर है ए आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित एक शानदार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 1983 में ये दर्जा दिया गया था। ये एक विशाल लाल बलुआ पत्थर का किला है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। उत्तर प्रदेश में दो अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ताजमहल और फतेहपुर सीकरी हैं। आगरा का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये ताजमहल से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न 24। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? विकल्प है ए पंजाबी, बी तेलुगु, सी मराठी, डी बंगाली। सही उत्तर है सी मराठी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 1881 में 2 प्रभावशाली समाचार पत्र शुरू किए। केसरी एक मराठी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, जबकि महाराठा द महाराठा अंग्रेजी भाषा में था। केसरी जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक शक्तिशाली आवाज बन गया। तिलक ने केसरी का उपयोग ब्रिटिश शासन की आलोचना करने और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए किया। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा अक्सर केसरी में प्रकाशित होता था। प्रश्न 25। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में ये सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या हैं? विकल्प हैं ए 15, बी 30, सी 10, डी 20। सही उत्तर है ए 15। ये प्रश्न निवारक निरोध कानून से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में निरोध के आधार 5 दिनों के भीतर बताए जाने चाहिए। हालांकि यदि अधिकारी लिखित में कारण बताते हैं कि ऐसा करना असाधारण परिस्थितियों के कारण संभव नहीं है, तो ये अवधि अधिकतम 15 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(5) ये सुनिश्चित करता है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाए।
ये प्रावधान व्यक्ति को निरोध के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के लिए है। प्रश्न 26। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? विकल्प हैं ए. भारत के प्रधानमंत्री, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. भारत के राष्ट्रपति, डी. केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर है सी. भारत के राष्ट्रपति। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय की जांच में वे दोषी पाए जाएं। ये प्रक्रिया एनएचआरसी की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है। प्रश्न 27। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में घोषित किया गया है। विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 16, बी. अनुच्छेद 14, सी. अनुच्छेद 15, डी. अनुच्छेद 17। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 14। ये वाक्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का मूल पाठ है, जो भारत में सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। विधि के समक्ष समता एक ब्रिटिश अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधियों के समान संरक्षण एक अमेरिकी अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि समान स्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं के लार से प्रसारित होता है? विकल्प है ए. रेबीज, बी. वेस्ट नाइल वायरस, सी. मलेरिया या डी. लाइम रोग। सही उत्तर है ए. रेबीज। रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर और चमगादड़ के काटने या खरोंचने से फैलती है। वायरस संक्रमित जानवर की लार में मौजूद होता है और घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। रेबीज के लक्षणों में पानी से डर यानी हाइड्रोफोबिया शामिल है, और एक बार लक्षण शुरू होने के बाद ये लगभग हमेशा घातक होता है। मलेरिया और वेस्ट नाइल वायरस संक्रमित मच्छरों से फैलते हैं, जबकि लाइम रोग टिक यानी एक प्रकार के कीड़े के काटने से होता है। प्रश्न 29। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल हैं। विकल्प है ए. मंत्रिमंडलीय सचिव, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. भारत के उपराष्ट्रपति या डी. महान्यायवादी। सही उत्तर है बी. भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी लोगों के सदन से मिलकर बनेगी। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे संसद का एक अभिन्न अंग हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है। प्रश्न 30। ग्वादर बंदरगाह डैश में स्थित है? विकल्प है ए. ईरान, बी. भारत, सी. अफगानिस्तान या डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है डी. पाकिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गहरे पानी का बंदरगाह है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक प्रमुख घटक है, जो चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। इस बंदरगाह का विकास और संचालन चीन द्वारा किया जा रहा है। ये बंदरगाह हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। प्रश्न 31। डैश एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती हैं, उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। विकल्प है ए. साहित्यिक चोरी, बी. जालसाजी, सी. निरंकुशता या डी. स्वजन पक्षपात। सही उत्तर है बी. जालसाजी।
जालसाजी एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें हमलावर एक विश्वसनीय संस्था होने का नाटक करके नकली ईमेल, संदेश या वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य लोगों को धोखा देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के विवरण प्राप्त करना है। फिशिंग अटैक से बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या विश्वसनीय स्रोतों से अटैचमेंट डाउनलोड करने से बचना चाहिए। हमेशा वेबसाइट के URL को ध्यान से देखें कि वो असली है या नकली। प्रश्न 32। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को डैश कहा जाता है। विकल्प है ए सर्वेक्षक, बी भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सी प्रशासक या डी अभियंता। सही उत्तर है सी प्रशासक। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार जब भी बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है तो राज्य सरकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। यह अधिकारी आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाना है। यह अधिनियम प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे के साथ साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन को भी अनिवार्य करता है। प्रश्न 33। अमुक्त माल्यदा, जो तेलुगु में राज कौशल यानी शासन कला पर एक कृति है, की रचना किसने की? विकल्प है ए राम राय, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर राय या डी प्रौढ़ राय। सही उत्तर है बी कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यदा तेलुगु साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक सम्राट कृष्णदेव राय ने की थी। ये काव्य आंडाल यानी एक तमिल संत और भगवान विष्णु के विवाह की कहानी बताता है और साथ ही इसमें एक राजा के कर्तव्यों और शासन कला पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। कृष्णदेव राय स्वयं एक महान कवि और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न 34। वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को डैश कहा जाता है। विकल्प है ए लाभ, बी अनुलाभ, सी आय या डी भत्ते। सही उत्तर है बी अनुलाभ। अनुलाभ, जिन्हें अक्सर पर्क्स यानी PERKS भी कहा जाता है, वो गैर मौद्रिक लाभ है जो एक कर्मचारी को उसके वेतन के अतिरिक्त उसकी स्थिति या पद के कारण मिलते हैं। इनमें कंपनी की कार का उपयोग, मुफ्त आवास, स्टॉक ऑप्शन और क्लब की सदस्यता जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। भत्ते आमतौर पर विशिष्ट खर्चों को कवर करने के लिए दिए गए कैश भुगतान होते हैं, जैसे यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता। कई अनुलाभों पर आयकर नियमों के तहत कर लगता है। प्रश्न 35। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को डैश कहा जाता है। विकल्प है ए विनिमय यानी कम्यूटेशन, बी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, सी आभ्यंतर प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन, डी अप्रवासन यानी इमिग्रेशन। सही उत्तर है डी अप्रवासन यानी इमिग्रेशन। जब कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बसने के इरादे से किसी नए देश में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को अप्रवासन यानी इमिग्रेशन कहते हैं। वहीं अपने देश को छोड़ने की क्रिया को उत्प्रवासन यानी इमिग्रेशन कहा जाता है। आभ्यंतर प्रवास का अर्थ है एक ही देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जो व्यक्ति किसी नए देश में आकर बसता है उसे अप्रवासी यानी इमिग्रेंट कहा जाता है। दुनिया भर में लोग बेहतर आर्थिक अवसरों, शिक्षा या राजनीतिक स्थिरता की तलाश में प्रवास करते हैं। प्रश्न 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विकल्प है ए राज्य वित्त आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी राज्य सूचना आयोग, डी राज्य निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है सी राज्य सूचना आयोग। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे भारत के संविधान में किया गया है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई, राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 और राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के संवैधानिक निकाय हैं।
इसके विपरीत राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन संसद के एक अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, न कि संविधान द्वारा। वैधानिक निकाय भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां संबंधित कानून से प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग भी वैधानिक निकायों के उदाहरण हैं। प्रश्न 37। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? विकल्प हैं ए 500 सीटें, बी 400 सीटें, सी 550 सीटें, डी 300 सीटें। सही उत्तर है ए 500 सीटें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 किसी राज्य के विधानसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती। ये सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कुछ छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम को इस नियम में छूट दी गई है और उनकी विधानसभाओं में 60 से कम सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत में सबसे बड़ी है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य हैं। प्रश्न 39। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? विकल्प हैं ए 11, बी 8, सी 9, डी 12। सही उत्तर है डी 12। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें विभिन्न प्रशासनिक विषयों और सूचियों का विवरण है। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? विकल्प हैं ए धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, बी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, सी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, डी जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। सही उत्तर है सी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। भारतीय संविधान कुछ मौलिक अधिकार केवल अपने नागरिकों को देता है, जबकि सभी अन्य व्यक्तियों यानी नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि राज्य सार्वजनिक रोजगार में विदेशियों के साथ भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार जैसे अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वे नागरिक हों या ना हों, को प्राप्त हैं। प्रश्न 40। अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता डैश के मामले में चुनौती का विषय थी। विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेल्ला बनर्जी, बी चिरंजीत लाल बनाम भारत, सी वामन राव बनाम भारत संघ, डी डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य। सही उत्तर है सी वामन राव बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता की जांच की। इन अनुच्छेदों को भूमि सुधार और अन्य कल्याणकारी कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए जोड़ा गया था। न्यायालय ने इन अनुच्छेदों को वैध ठहराया, लेकिन ये भी स्थापित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के फैसले की तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा उल्लंघन करते हैं। इस फैसले ने संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बीच एक संतुलन स्थापित किया। अनुच्छेद 31 की 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।